केमिकल रिएक्शंस में आपने 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं और इसलिए यहाँ पे 3 स्लाइड्स हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने इसके क्वेश्चंस करने हैं पीरियड 3 के। सही। पहला रिएक्शन ये है कि आपने पीरियड 3 के जो एलिमेंट्स हैं, पीरियड 3 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। ये जो एलिमेंट्स हैं पीरियड 3 के, इनके आपने रिएक्शंस कराने हैं ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ, सॉरी ये क्लोरीन है, दिस इज क्लोरीन के साथ और वाटर के साथ। इसलिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें आपने यहाँ पर लेफ्ट पर ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, वाटर, ये तीनों लिख लिए हैं और फिर इस तरह आपने इन सबके साथ रिएक्शन कराया है। ये मैं अभी आपको ये टेबल समझाता हूँ। सो दिस टेबल नंबर 1 इज फॉर द फर्स्ट सब टॉपिक, टेबल नंबर 1, ठीक है। फिर हमने ये पता करना है कि इस टेबल नंबर 1 में जब आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो उससे ऑक्साइड्स बन जाएंगे, जैसे यहाँ सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इनमें से कौन कौन सी ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक हैं, कौन कौन से एम्फोटेरिक हैं, कौन कौन से ऑक्साइड जो हैं वो बेसिक है, ये नेचर आपको पता करनी है। उसके लिए एक अलग टॉपिक है हमारे पास। फिर जब आप ये क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे तो इनसे इन सब के क्लोराइड जो हैं वो बन जाएंगे और आपको पता करना है इनमें से किस किस के क्लोराइड जो हैं वो न्यूट्रल क्लोराइड्स कहलाते हैं और किस किस के क्लोराइड जो हैं वो एसिडिक क्लोराइड्स कहलाते हैं। ये नेचर आपने फिर पता करनी है। ये फिर अलग टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टेबल। इस टेबल में आप एक रॉ को एक वक्त में पढ़ेंगे, मतलब पहले आप ऑक्सीजन वाली लाइन पूरी पढ़ें एक साथ, सही है, फिर आप आगे बढ़ें। इसमें हर बॉक्स में आपने इस तरह पढ़ना है कि जैसे पहली वाली लाइन में सोडियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है पहले बॉक्स में, और दूसरे में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, तीसरे में एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, एंड सो ऑन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सीक्वेंस। तो इन सब में क्या है कि जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी इक्वेशन है ना, पहली चार, ये जो मैंने ग्रीन कलर से इक्वेशन लिखी हुई है, ये वो इक्वेशन है जो मैं समझता हूँ कि बच्चे ने ओ लेवल्स में पढ़ी हुई है और इस वजह से उसे आसानी से समझ में आ जाती है कि अच्छा ये यही प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँगा सोडियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, तो आप फौरन से फॉर्मूला बता देंगे, सोडियम ऑक्साइड Na2O, पहला रिएक्शन जो है। दूसरा है, अगर मैं आपसे कहूँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, तो आप फौरन से बता देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सिलिकॉन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो सैंड, जिसे आप कहते हैं सिलिकॉन 4 ऑक्साइड, SiO2 बन जाएगा। ये जो पहली चार इक्वेशन है ये बड़ी आसान है। बीच में जो मैंने रेड कलर से इक्वेशन लिखी हुई ना फास्फोरस की, ये ओ लेवल्स में नहीं होती, इसलिए ये आपके लिए नई बात है, ठीक है। फास्फोरस जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ना तो उससे जो ऑक्साइड बनता है इसको आप फास्फोरस 5 ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। इसमें इसका फॉर्मूला P4O10 होता है, या P2O5 भी लिखा जाता है इसको, कभी कभार P2O5 भी लिखते हैं, या P4O10 लिखें तो बेहतर है। ये आपके लिए नई इक्वेशन है। फिर दोबारा से सल्फर की इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है कि सल्फर अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करें तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, और सल्फर डाइऑक्साइड अगर मजीद ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बन जाता है। सही। इन सब में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर्स देखें तो सोडियम के इस ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर 1+1 है, मैग्नीशियम में 2+ है, एल्यूमिनियम में 3+ है, सिलिकॉन में 4+ है, फास्फोरस में 5+ है और सल्फर में 6+ है। जो इनके ग्रुप नंबर्स हैं वही इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं इन कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि जितने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है। ग्रुप 1 में आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उस पर +1 आ जाता है। ग्रुप 6 में आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें +6 आ जाता है। तो ये बताएं, ये जो पहली रॉ है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस, ये सबको समझ में आए।
तो फिर मैं आगे बढ़ूं। तो इस पे सब बच्चे रिस्पॉन्स करें जो ये देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जी अलिश, आपको समझ नहीं आया क्या बेटा? जी अलिशबा खान और हमजा तारिक, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक आपकी तरफ से। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? उसैद भाई? अलिशबा कहाँ है? अच्छा, खैर है, नहीं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है क्लोरीन से रिएक्शन इन सबका। सबसे पहले तो अपस्ट्रीम राइट पे देखें, सल्फर के नीचे नो रिएक्शन लिखा हुआ है। सल्फर का रिएक्शन क्लोरीन से नहीं है सिलेबस में, तो अच्छी बात है, आपके पास रिएक्शन एक कम हो गया। इसमें मैंने दो रिएक्शन ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं और तीन रेड से लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जो मैंने ग्रीन से लिखे हुए हैं वो आपका ओ लेवल स्टफ है, वो आसान है, वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ऐसा अगर कोई भी बोले Na और Cl रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, आप फौरन से बोलेंगे भाई NaCl बनेगा, ठीक है, उसमें तो इशू नहीं है। इसी तरह Mg और क्लोरीन रिएक्ट करेंगे तो आप बोलेंगे भाई मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, इसमें भी रिएक्शन में कोई इशू नहीं। ये दोनों पहले दो रिएक्शन जो है ना वो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं करते। और ये जो तीन रिएक्शन है ना, एल्यूमिनियम सिलिकॉन और फास्फोरस वाले, ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इसलिए इनको जरा आप और से देखिएगा। अगर एल्यूमिनियम क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो उससे Al2Cl6 कंपाउंड बनता है, या कभी कभार AlCl3 भी लिखते हैं इसको, पर आप Al2Cl6 यूज करें। और जब सिलिकॉन क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो उससे SiCl4 बनता है। और जब फास्फोरस क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो उससे PCl5 बनता है। इनमें भी ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप के हिसाब से +1 से लेके +5 तक, वही ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं जो ग्रुप 1 में, ग्रुप नंबर्स हैं जो ऊपर थे, ठीक है। ये रॉ क्लोरीन वाली देखें, ये समझ में आई इक्वेशंस? और अच्छी खबर ये है कि जो वाटर के साथ रिएक्शन है ना, वो सिर्फ सोडियम और मैग्नीशियम का है, और किसी का रिएक्शन वाटर के साथ नहीं है आपके सिलेबस में। और ये आप पहले ऑलरेडी ग्रुप 2 में पढ़ चुके हैं कि जब आप मेटल को पानी में डालते हैं तो मेटल का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये वही रिएक्शन है, अगर आप और से देखें, Na+वाटर, NaOH और हाइड्रोजन गैस, ये ओ लेवल में भी था और ये अभी ग्रुप 2 की जो केमिस्ट्री आपने पढ़ी उसमें भी था। तो ये कोई नई बात आपके लिए नहीं रही। तो दिस बेसिकली कंप्लीट्स योर टॉपिक नंबर 1। ये जो टॉपिक नंबर 1 था, रिएक्शन ऑफ pH3 एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड वाटर, ठीक है। देन दैट ब्रिंग्स अस टू द टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 है कि ये जो pH3 के जो ऑक्साइड्स आपने बना दिए हैं, ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं? सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इनमें से कौन कौन एसिडिक है, कौन कौन एम्फोटेरिक है, कौन कौन बेसिक है? तो उसके लिए मैंने एक अलग टेबल बनाया हुआ है यहाँ पे। आई थिंक वो मैंने नीचे ही बनाया हुआ है यहाँ पर। जी, यहाँ पे मैंने जो भी बातें वर्बली बता रहा हूँ यहाँ लिखी हुई हैं सारी, आप जरा सुने। ये जानने के लिए कि pH3 के ऑक्साइड में से कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन एम्फोटेरिक है, इनमें कोई भी न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम उस pH3 के ऑक्साइड को पानी में डिजोल्व करते हैं। ये बात यहाँ लिखी हुई है इंग्लिश में, अगर आप पढ़ लें साथ में। जब वो पानी में डिजोल्व हो जाता है तो हम pH मीटर के जरिए उस पानी का, सोल्यूशन का pH मेजर करते हैं।
अगर वो पीएच 7 से कम आता है, 6, 5, 4, 3, कोई भी ऐसा पीएच आता है, लो पीएच एसिड की निशानी है, तो हम कहते हैं कि वो ऑक्साइड एसिडिक है। हमें पता चल जाता है कि उस ऑक्साइड की नेचर एसिडिक है। अगर उस पानी का पीएच 7 से अबव आ जाता है, 8, 9, 10, तो हम समझ, ये पीएच बेस को रिप्रेजेंट, अल्कली को रिप्रेजेंट करता है, तो हम कहते हैं कि वो ऑक्साइड बेसिक है। तो ये इतना आसान होता है हमारे लिए कि हमने बस उस ऑक्साइड को पानी में डिजोल्व करना है और उसके बाद उससे बनने वाले सोल्यूशन का पीएच मेजर करना है। उससे हमें पता चल जाएगा कि वो ऑक्साइड एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, ये तो हो गया आसान काम। प्रॉब्लम वहां आती है कि अगर वो ऑक्साइड पानी में इनसॉल्युबल हो जाए। अगर वो ऑक्साइड पानी में डिजोल्व ही नहीं होगा तो आप उसका पीएच मेजर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पीएच सिर्फ पानी में डिजोल्व होने के बाद मेजर होता है। अक्सर बच्चों को ये बात नहीं पता होती, वो समझते हैं किसी भी चीज का पीएच निकल आता है, ऐसा नहीं होता। सिर्फ उन चीजों का पीएच निकलता है जो वाटर में डिजोल्व होती हैं, और उन्हें वाटर में डिजोल्व करने के बाद ही पीएच निकाला जाता है, उसके अलावा पीएच नहीं निकलता डायरेक्टली। तो अब अगर कोई ऑक्साइड इनमें से वाटर इंसॉल्युबल है, तो उसकी नेचर नहीं जानी जा सकती इस आसान तरीके से, पानी में डिजोल्व करने वाले तरीके से। उसके लिए आपको एक मुश्किल तरीका अपनाना पड़ता है, और वो ये है अल्टरनेटिव मेथड जो मैंने यहाँ लिखा है, कि अगर कोई ऑक्साइड इनमें से पानी में डिजोल्व नहीं होता, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सैंड, SiO2, ये पानी में डिजोल्व नहीं होते, तो फिर आपको उन्हें एसिड और बेस से रिएक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अगर कोई ऑक्साइड एसिड में डिजोल्व हो जाए तो वो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो खुद बेस है, क्योंकि एसिड में बेस डिजोल्व होती है। और अगर कोई ऑक्साइड अगर बेस में डिजोल्व हो जाए तो वो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो खुद एसिड है, क्योंकि एसिड बेस से रिएक्ट करता है। इसकी ना कुछ सिचुएशंस इस तरह से हैं कि एसिडिक ऑक्साइड वो होगा जो एसिड में डिजोल्व नहीं होगा। एसिडिक ऑक्साइड को जब आप एसिड में डालेंगे तो डिजोल्व नहीं होगा, पर बेस में डिजोल्व हो जाएगा वो। ठीक है, जबकि बेसिक ऑक्साइड उल्टा काम करेगा। बेसिक ऑक्साइड बेस में डिजोल्व नहीं होगा, पर एसिड में डिजोल्व हो जाएगा। और अगर कोई दोनों में डिजोल्व हो जाए, एसिड में भी डिजोल्व हो जाए, बेस में भी डिजोल्व हो जाए, तो उसको हम एम्फोटेरिक कहते हैं। ठीक है, कि एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करने वाला एम्फोटेरिक कहलाता है। तो ये अल्टरनेटिव मेथड बनता है फिर हमारा। तो फिर हम ये अप्रोच अपनाएंगे। पहले तो हम पानी वाली अप्रोच अपनाएंगे, कौन कौन इनमें से शराबत से पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है। तो पहले हमने सोडियम ऑक्साइड को पानी में डाला। सोडियम ऑक्साइड को पानी में डालने से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, NaOH। इस सॉल्यूशन का पीएच 14 के करीब आता है, ये पीएच याद रखना है आपने। और उससे हम कंक्लूड करते हैं कि सोडियम ऑक्साइड बेसिक है। जब आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो ये वही इक्वेशन जो अभी आपने ऊपर पढ़ी है, उससे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसका पीएच थोड़ा सोडियम ऑक्साइड वाले सॉल्यूशन से कम होता है, मतलब ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता जितना सोडियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन बेस होता है, पर होता ये बेस है। उससे भी आप ये कंक्लूड करते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बेस है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड पानी में डिजोल्व नहीं होते, इसलिए आपको उनके लिए अल्टरनेटिव मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि मैंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर जब आप फास्फोरस ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो उससे फास्फोरिक एसिड बनता है, जिसका पीएच 3 है। तो आप कहते हैं जी ये एसिड है। मैं इस इक्वेशन को जरा रेड कलर से लिखना चाहूंगा दोबारा से, क्योंकि ये इक्वेशन आपके लिए नई इक्वेशन है और ये आपने पहले नहीं पढ़ी हुई। तो मैं इसको रेड से लिख देता हूँ। ठीक है, तो फिर आप इस पे कहते हैं कि जी ये जो है ना आपका एसिडिक ऑक्साइड है। ये आपने रेड वाली इक्वेशन पे गौर देना है, क्योंकि बाकी जो मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ ये मुझे पता है स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आती हैं, क्योंकि उन्होंने ओ लेवल में कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होता है। और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड वाली इक्वेशन तो कांटेक्ट प्रोसेस, एसिड रेन, बार बार आप पढ़ते हैं। लास्ट जो है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर पानी में डिजोल्व हो, उससे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, उसका पीएच 2 होता है। बेसिकली दो ऑक्साइड्स एसिडिक हैं, दो ऑक्साइड बेसिक हैं, ये हमें पानी के टेस्ट से पता चला। और दो ऑक्साइड पानी में इनसॉल्युबल हैं, उनकी नेचर जानने के लिए हमने अल्टरनेटिव मेथड पे आ गए। ठीक है,
इन दोनों के नेचर जानने के लिए हमने यूज किया अल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, इससे पहले कि मैं अल्टरनेटिव मेथड के रिजल्ट शेयर करूं, पहले तो मुझे बताएं ये जो सामने छह क्वेश्चन लिखी हुई हैं, इनमें से बीच में दो तो इनसॉल्युबल वाली हैं, इन्हें हटाकर कहानी समझ में आई आपको इन चार की? पहले ये बताएं फिर हम आगे बढ़ें। मुबारक कॉलेज पर जाग गई है। अच्छा, आज हमारे साथ लैबाबाजी है? लैबाबाजी आज नहीं है। अच्छा, सही है। अब हम अल्टरनेटिव मेथड पढ़ते हैं। अल्टरनेटिव मेथड में हमने देखा कि जब हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड को SiO2 को एसिड से रिएक्ट किया तो उसने एसिड में डिसॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, पर जब हमने उसको बेस से रिएक्ट किया तो वो बेस में डिसॉल्व हो गया। ये प्रॉपर्टी एसिडिक ऑक्साइड की होती है। ठीक है, कि एसिडिक ऑक्साइड जो है वो एसिड में डिसॉल्व नहीं होता और बेस में डिसॉल्व होता है। तो ये इक्वेशन भी आपके लिए न्यू इक्वेशन है। ठीक है, दिस इज योर न्यू रिएक्शन। तो ये भी आपको अच्छी तरह से याद करना है, न्यू रिएक्शन। ये आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ कि SiO2 को अगर NaOH से रिएक्ट करें, सो दिस इज योर एसिड, दिस इज योर बेस, ये एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, एंड दिस इज योर सॉल्ट, सोडियम सिलिकेट। ठीक है, तो ये बेस में डिसॉल्व हो जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड भाई जो है वो एसिड और बेस दोनों में डिसॉल्व हो जाते हैं, इसलिए वो एम्फोटेरिक कहलाता है। और ये दोनों इक्वेशन आपके लिए नहीं है, ये इक्वेशन भी न्यू है और ये इक्वेशन भी न्यू है, इसलिए आपने इनको रट्टा मारना है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड में डिसॉल्व होने के बाद AlCl3 वाटर देता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड NaOH में डिसॉल्व होने के साथ आपको यहाँ रिएक्टेंट साइड पे वाटर भी लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा। और जो प्रोडक्ट है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, NaAlOH टेकन 4। ये जो न्यू इक्वेशन में लिख रहा हूँ इनको एंड टाइम पे जरूर अच्छे से देख के जाना है आपने। ठीक है, बाकी इक्वेशन विल कम टू यू नेचुरली। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि Na को प्लस Cl करोगे तो आगे NaCl बनेगा, खुद ही समझ आ जाएगा उस वक्त। पर ये अच्छे से याद होना चाहिए, ये याद नहीं हुई तो वहां गलत लिखोगे। तो समरी हमारी ये है कि दो ऑक्साइड बेसिक हैं, सोडियम और मैग्नीशियम के। एक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और तीन ऑक्साइड जो है वो एसिडिक है। अगर कोई ऑक्साइड पानी में भी डिसॉल्व ना हो, एसिड में भी डिसॉल्व ना हो, बेस में भी डिसॉल्व ना हो, किसी में भी डिसॉल्व ना होता हो, तो उसको हम न्यूट्रल ऑक्साइड कहते हैं। वैसे तो पीएच3 में कोई भी न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है। ठीक है, पीएच3 में या तो एसिडिक ऑक्साइड है, बेसिक या एम्फोटेरिक, न्यूट्रल ऑक्साइड कोई नहीं है पीएच3 के अंदर। ये टॉपिक यहाँ तक समझ में आया बेटा आप लोगों को? अच्छा, इसके बाद लास्ट है कि हमें ये पता करना है कि पीएच3 के क्लोराइड जो हैं उनकी नेचर क्या है, इनमें से कौन न्यूट्रल है और इनमें से कौन एसिडिक है। ठीक है, तो पीएच3 के जो क्लोराइड्स हैं जब आप इन्हें पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये पानी से रिएक्ट कर जाते हैं, यानी कि ये पानी को स्प्लिट कर देते हैं, पानी को तोड़ देते हैं। हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज का मतलब स्प्लिट वाटर। और पानी को तोड़कर H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं और उससे सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है। इनमें से जो जो ऐसा करता है वो एसिडिक क्लोराइड कहलाता है। दीज आर कॉल्ड एसिडिक क्लोराइड्स। तो ये देखने के लिए कि इनमें से किसने पानी को स्प्लिट कर दिया है और H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर दिए हैं, हम बहुत आसान काम करते हैं।
हम इन्हें पानी में डिजोल्व करते हैं और पानी का पीएच मेजर कर लेते हैं। क्योंकि जब कोई चीज इनमें से पानी में डिजोल्व नहीं होती तो नॉर्मल पानी का पीएच तो 7 होता है। अगर इन्हें डिजोल्व करने के बाद पीएच 7 रहे तो हम ऐसे क्लोराइड को न्यूट्रल कहेंगे कि उसने पानी का पीएच चेंज नहीं किया, यानी कि वो सिर्फ पानी में डिजोल्व हुआ है, उसने पानी को स्प्लिट नहीं किया, यानी कि हाइड्रोलाइज नहीं किया। पर अगर कोई क्लोराइड पानी में डिजोल्व होने के बाद पानी के पीएच को चेंज कर दे तो उसका मतलब उसने पानी से रिएक्शन कर लिया है और पानी में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर दिए हैं। जैसे NaCl, अगर NaCl को आप पानी में डालते हैं तो पानी का पीएच चेंज नहीं होता, और ये इन सारे क्लोराइड्स में से सिर्फ एक ही ऐसा क्लोराइड है जो कि न्यूट्रल है, बाकी सब पानी के पीएच को भी चेंज कर देंगे। ठीक है, दिस इज दी ओनली न्यूट्रल क्लोराइड, क्योंकि उससे पीएच 7 रहा। अच्छा, इसकी इक्वेशन भी कोई टेंशन की बात नहीं है, सबको पता है NaCl को पानी में डालेंगे तो NaCl एक्वस होगा। तो ओनली चेंज इसके ये सॉलिड से एक्वस हो गया बस, और कुछ भी नहीं है। इसकी इक्वेशन भी कोई टेंशन की बात नहीं है। इक्वेशन तो नीचे वाली भी टेंशन की बात नहीं है कि वो सॉलिड से एक्वस हुआ है, मैग्नीशियम से क्लोराइड से मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वस हुआ है, पर उसने क्या किया है, पानी के पीएच को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इसलिए अब आप उसको एसिडिक नहीं कहेंगे, उसको आप स्लाइटली एसिडिक कहेंगे। ये स्लाइटली एसिडिक क्लोराइड है, नॉट अ न्यूट्रल क्लोराइड। इसने पानी के पीएच को चेंज किया है। ठीक है, इसने पानी को थोड़ा सा एसिडिक बनाया है। तो पीएच चेंज होने का मतलब होता है कि H पॉजिटिव आयंस रिलीज हुए हैं। ठीक है, पीएच चेंज का मतलब है H पॉजिटिव प्रोड्यूस्ड। H पॉजिटिव प्रोड्यूस होने का मतलब है पानी की हाइड्रोलिसिस हो गई है। हाइड्रोलिसिस। अच्छा, अब आगे की तीनों इक्वेशन नई है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूं, बिलो 3 reactions आर न्यू। नीचे के तीनों रिएक्शन नए हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ के रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये आपने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप ये। ठीक है, चलें अब ये तीनों इक्वेशन देखें। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन 4 क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिलिकॉन 4 क्लोराइड और फास्फोरस क्लोराइड, ये तो 3 क्लोराइड है आपके। इन्हें अगर आप पानी में डालते हैं तो पहली बात तो याद रखिएगा कि सारे रिएक्शंस एक्सोथर्मिक हैं, ये पानी में जाने के बाद एक्सोथर्मिकली रिएक्ट करते हैं, इनसे हीट निकलती है इन रिएक्शंस में से। दूसरी बात आपने याद रखना है कि इनके पीएच जो है ना सारे एसिडिक हैं। 3 एक अच्छी वैल्यू है याद करने के लिए सबके लिए। बस जो आपने याद करना है ना वो इन सब की इक्वेशंस हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड को वाटर में डालें तो AlOH2O ब्रैकेट 5OH ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस HCl। सिलिकॉन फ्लोरोक्लोराइड को पानी में डालें तो SiO2 सॉलिड, ये येलो कलर का सॉलिड होता है, और HCl गैस के व्हाइट फ्यूम्स निकलते हैं। फॉस्फोरस क्लोराइड को पानी में डालें तो H3PO4 और HCl गैस बनती है। HCl गैस के जहां पे भी HCl गैस बनेगी उसके व्हाइट फ्यूम्स होंगे। तो तीनों इक्वेशन आपके लिए नई हैं, और ये तीनों इक्वेशन आपको याद करके ही क्वेश्चन में सॉल्व कर पाएंगे आप, वरना नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं टोटल नई इक्वेशंस की बात करूं जो जिन पे आपने ध्यान देना है, वो यहाँ की ये 3 इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ कि above 3 equations are important। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट से। ये 3 इक्वेशंस आपको इस पेज से याद करनी है, इस पेज से आपको ये 2 इक्वेशंस नई और ये इक्वेशन एक नई याद करनी है। 3 इक्वेशन इस पेज से याद करनी है, 6। और इस पेज से आपको आपको यहाँ से सिर्फ ये जो ऑक्साइड्स में 1 और क्लोराइड्स में फिर से 3, 3 3 6 3 9 और 1 10, 10 न्यू इक्वेशंस आपने इस चैप्टर में अगर याद कर ली तो ये चैप्टर आपका कंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसका समरी ये है कि आपने जो नई इक्वेशंस है ना,
कंक्लूजन ये है कि you have to focus on new equations. ठीक है, टोटल 10 न्यू रिएक्शंस हैं, सही, 10 न्यू रिएक्शंस हैं आपके पास जो आपने याद रखना है। ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप फौरन से इन्हें याद करेंगे, अभी आप ऑब्वियसली इसको देखकर काम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कॉपी कर दिए हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व भी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पूरे सॉल्व किए हैं साइड में कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, पूरा हर एक का सोल्यूशन यहाँ प्रॉपरली लिखा हुआ है। ठीक है, हर एक का सोल्यूशन यहाँ मैंने लिख कर दिया हुआ है क्वेश्चंस का। तो अब आपने एक क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, मैं आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट सेंड कर रहा हूँ। इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हैं एक्सप्लेनेशंस के साथ। इसके अंदर टोटल आपके और आंसर्स भी लगे हुए 39 एमसीक्यूज हैं। ठीक है, आपने क्या करना है कि पहले तो आपने बुक से इस चैप्टर को खत्म करना है पढ़ के। ठीक है, उसके बाद इन नोट्स से इसको रिवाइज करना है, फिर ये सारे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ये काम आपने नेक्स्ट क्लास से पहले करना है, यानी कि थर्सडे से पहले, कल आपकी क्लास नहीं है। और फिर थर्सडे को ही मैं आपको उसके पेपर 2 असाइन कर दूंगा, वो आपने मुझे फ्राइडे तक डिस्कस करने हैं। आपके पास टाइम कम होगा, इस वीक हमें ये चैप्टर खत्म करना है लाजमी, ताकि जब स्कूल स्टार्ट हो तो मैं आपको ग्रुप 7 पढ़ाऊँ। ठीक है, हम ऑलरेडी थोड़ा सा देखें लेट है। ग्रुप 7 आप याद रखिएगा, पीरियड 3, ग्रुप 7 और इक्विलिब्रियम, 3 चैप्टर मेरे मिड ईयर से पहले के थे और हम मिड ईयर में नहीं कर पाए वो 3 चैप्टर्स। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा अपने आप को पेस अप करना है। सही है, साथ में मैंने भी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज किए हैं स्कूल में, वो जब आप आएंगे तो मैं आपसे बात करूंगा। अभी मैं आपको जरा डॉक्यूमेंट सेंड कर दूं, एक सेकंड, पूरा। किसी बच्चे का कोई सवाल बेटा यहाँ तक? जी हमजा तारिक भाई, जरा माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी हमजा तारिक, एक तो किसी का माइक ही नहीं चल रहा होता ना। जी आयशा इकबाल। आयशा इकबाल, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ समझ में आ रहा है? जी। अच्छा
तो मैंने ये डॉक्यूमेंट आपको सेंड कर दिया है सारा, ठीक है। अभी आप इसको जरा डाउनलोड कर लें और इसको आज की तारीख में ना जरा बुक से पढ़कर एक ओवरव्यू देकर फिर इन क्वेश्चंस पे आइएगा दोबारा से ना, सही है। और इनमें से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए में ऑलरेडी, फिर भी जो नहीं समझ में आएगा वो आप मुझसे थर्सडे वाली क्लास में पूछेंगे, और थर्सडे को मैं आपको उसके थ्योरी असाइन कर दूंगा। अच्छा ये बताएं कि स्कूल की तरफ से आपको इसके पास पेपर्स मिल गए थे, P8 3 के थे ना आपके पास पास पेपर्स? जी, एक बच्चा कह रहा नहीं थे, मेरे हिसाब से शायद थे। जरा देख और कोई बताए जरा, आपको ये जुड़े हुए मिले होंगे, पहले यस दिए सर थे। थे। जी जी, नहीं नहीं, वो पहले दिए थे बेटा, वो जुड़े हुए हैं किसी और बुक में, एक अलग से कोई बुकलेट नहीं मिली आपको P8 3 के नाम से। ये आई थिंक एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली में ही है, उसके साथ ही जुड़े हुए हैं या कुछ इस तरह से मिल गए हैं बेटा। वो किस बुकलेट में है ये? वो एक बुकलेट है, उसको देखिएगा। तो आप चाहें तो इसको उसी में सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सॉफ्ट कॉपी से सिर्फ देख लें, सॉल्व इसको वहीं कर लें उसके ऊपर, ठीक है। और थ्योरी भी इसकी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आपको थर्सडे को इतना टाइम नहीं मिलेगा। अभी तो आपके पास फ्राइडे से पहले 3 दिन है, ठीक है। तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, अब आप थर्सडे को स्टार्ट करें थ्योरी क्वेश्चन, फ्राइडे तक नहीं कर पाए, आपको थोड़ा मेरा साथ देना पड़ेगा, वरना हम सिलेबस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको बूस्ट अप करें टॉपिक को, ताकि ये हम इस वीक को के अंदर P8 3 निपटाएं। स्कूल खुले हैं तो स्कूल के अंदर हम ग्रुप 7 खत्म करें जल्द से जल्द, ठीक है, ताकि हम सिलेबस को लेकर आगे बढ़ सकें, सही है। तो आई होप आप कोऑपरेट करेंगे इसमें, और वो क्वेश्चन आपके पास पेपर्स हैं तो उसको स्टार्ट कर दें, सही है। मैं बेशक आज क्लास थोड़ा जल्दी खत्म कर रहा हूँ, बट आप उसको पढ़ें, क्योंकि मेरे पास अभी आगे लेके जाने के लिए कुछ भी नहीं है। और क्वेश्चंस मैं इसलिए नहीं कराना चाह रहा कि पहले आप खुद एक दफ़ा जब तक रिवाइज नहीं करेंगे, आपको उसके क्वेश्चंस समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस खुद से भी देखें एक दफ़ा, जो आप खुद कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इक्वेशंस देखकर सॉल्व करना चाह रहे हैं शुरू शुरू में, कोई ऐसा मसला नहीं है, कर सकते हैं आप, ठीक है। चलें भाई, यहीं रखेंगे आज। अल्लाह हाफिज़।